बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज हमारा पहला क्लास है और हमारा क्लास जो है वो है फिजिक्स रिलेटेड टू एनेस्थीसिया। तो हर एक मॉड्यूल या सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें ज़रूरत होती है इस सब्जेक्ट के बारे में लिटिल बिट और इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि कोर्स नेम क्या है या कोर्स स्कोप नेम क्या है या हमारे पास इसके क्रेडिट आवर कितनी है। और इसके अलावा आपके पास ये इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि हमारे पास कोर्स या करिकुलम या सिलेबस में कंटेंट्स क्या है, क्या क्या कंटेंट्स या कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट के स्टार्ट करने से पहले आपके पास ये सारे इंफॉर्मेशन एज इंट्रोडक्टरी बेस पे होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी मेंशन है, हमारे पास फिजिक्स रिलेटेड टू एनेस्थीसिया, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट के बारे में हम लिटिल बिट मालूमात हासिल करेंगे या हम लिटिल बिट इंट्रोड्यूस करेंगे कि सब्जेक्ट्स नेम क्या है, इसकी कोर्स कोड आपकी क्या है और इसकी क्रेडिट आवर कितनी है, ठीक है। और उसमें आपकी थ्योरेटिकल क्रेडिट आवर कितनी है और प्रैक्टिकल क्रेडिट आवर कितनी है, ठीक है। और फिर हम प्रोसीड करेंगे कोर्स कंटेंट के बारे में या सिलेबस के बारे में, और इसे करिकुलम भी कहते हैं, ठीक है। तो हम कोर्स कंटेंट की तरफ प्रोसीड करेंगे कि हमारे पास फिजिक्स रिलेटेड टू एनेस्थीसिया सब्जेक्ट में कौन कौन से कंटेंट है जो कि हम थ्रू आउट दिस सेमेस्टर पढ़ेंगे स्टेप वाइज, ठीक है। फिर उसके बाद इस कोर्स कंटेंट में कौन से कंटेंट है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसके अलावा कौन से सब्जेक्ट को या कौन से कंटेंट को हम पहले पढ़ेंगे और कौन से कंटेंट्स को बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सब हम स्टेप वाइज हम इंशाल्लाह ताला वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। Let's do little bit introductions about the course or subject names. We also know course name is physics related to anesthesia, ठीक है। हमारा जो कोर्स है इसमें स्पेशली हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में और उस फिजिक्स को हम इंटर रिलेट करेंगे किसके साथ, एनेस्थीसिया के साथ, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट में हम स्पेशली फिजिक्स को और एनेस्थीसिया को इंटरलिंक करेंगे और फिर उसकी एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ एनेस्थीसिया। अगर आप एनेस्थीसिया में आते हैं तो इसमें फिजिक्स के क्या एप्लीकेबिलिटी है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हमारी कोर्स कोड जो है वो है 233। आपके पास किसी भी कोर्स या मॉड्यूल स्टार्ट करने से पहले आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारा या मेरा कोर्स कोड क्या है, ठीक है। इसके अलावा हमारी क्रेडिट आवर कितनी होती है, ठीक है। तो हर कोर्स की अपनी अपनी क्रेडिट आवर होती है और हमारे पास जो सब्जेक्ट है फिजिक्स रिलेटेड टू एनेस्थीसिया, इसकी क्रेडिट आवर हमारे पास 3+1 है, ठीक है। तो 3 का क्या मतलब है और 1 का क्या मतलब है, ठीक है। तो 3 मीन दैट कि ये हमारे पास थ्योरी के लिए जितनी क्रेडिट आवर होती है वही, ठीक है। और 1 का मतलब है आपकी प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है। प्रैक्टिकल वर्क आपका हॉस्पिटल साइड पे भी हो सकता है और इसके अलावा अगर कोई लेबोरेटरी है एनेस्थीसिया की या जिसमें हम एनेस्थीसिया की रेलेवेंट जो चीज़ें अवेलेबल होती है उसकी इंट्रोडक्शन के बेस पे हर इंस्टीट्यूट के पास होती है तो उसकी विजिट के लिए होती है। तो इस 1 क्रेडिट आवर का मतलब ये है कि या तो आप प्रैक्टिकल काम करोगे इन दी हॉस्पिटल
और या इसके अलावा आप जो आपकी इंस्टीट्यूट बेस्ड लेबोरेटरी है उसमें विजिट करेंगे, एक क्लास अरेंज करेंगे और उसमें विजिट करेंगे जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स होती है, या आपके पास इलेक्ट्रिकल ट्यूब्स होती है, या इसके अलावा ड्रग्स वगैरह, मशीन, ये सब कुछ चीज़ें होती है, उसके साथ आपकी इंट्रोडक्शंस होती है। लेकिन चूंकि ये क्लास हमारी फिजिक्स से रिलेटेड टू एनेस्थीसिया है तो हम इसमें वो चीज़ें प्रैक्टिकल बेस पे या लेबोरेटरी बेस पे कंसिडर करेंगे जो कि फिजिक्स का एप्लीकेबिलिटी एनेस्थीसिया होती है, वो चीज़ें हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास इस कोर्स की जो मेन चीज़ें है इज इंट्रोडक्टरी, जो कि हर एक को पता होनी चाहिए बिफोर द स्टार्ट ऑफ द क्लास और एनी मॉड्यूल और एनी सब्जेक्ट, तो वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन चीज़ें है जो कि हर स्टूडेंट्स को इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अब हम प्रोसीड करेंगे कि हमारे पास इस कोर्स में कोर्स कंटेंट क्या है, या हमारा सिलेबस क्या है, या हमारा कोर्स करिकुलम जिसमें जो कंटेंट्स होते हैं जो कि हम डिफरेंट लेक्चर्स में रीड आउट करेंगे या स्टडी करेंगे, वो क्या क्या है। ठीक है, तो लेट्स देखते हैं कि हमारे पास हमारे इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अच्छा, दिस इज आवर कोर्स कंटेंट। ठीक है, तो हमारे पास कोर्स कंटेंट जो फिजिक्स की क्लास में हमारी आती है, वो सबसे पहले आपकी सिलेबस में अगर आप लोगों के पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ये हमारे पास वो कंटेंट्स है जो कि हम इस सब्जेक्ट में थ्रू आउट दिस कोर्स रीडिंग। ठीक है, तो आपको पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फिर हम स्टेप वाइज जो भी टॉपिक होते हैं इंशाल्लाह ताला वो स्टेप वाइज हम रीड आउट करेंगे या स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो इस सब्जेक्ट्स का मेन टॉपिक है स्टार्टिंग वाइज इन योर करिकुलम, वो है फंडामेंटल कंसेप्ट्स। ठीक है, आपकी फंडामेंटल कंसेप्ट्स क्या है, और वो फंडामेंटल कंसेप्ट्स आपकी किस चीज़ के लिए होनी चाहिए, सिस्टमिक इंटरनेशनल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास सिस्टमिक इंटरनेशनल यूनिट्स, हमारे पास यूनिट्स होती है, बेसिक यूनिट होती है और डिराइव्ड यूनिट्स होती है। ठीक है, तो हम उसके फंडामेंटल कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे, उसकी यूनिट को पढ़ेंगे और फिर प्रोसीड करेंगे, रीड आउट हम करेंगे टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, जो कि एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू पे हमारे पास होता है। तो ठीक है, तो टेम्परेचर में हम मोस्टली इक्विपमेंट बेस्ड टेम्परेचर भी रीड आउट करेंगे, और इसके अलावा आपकी जो पेशेंट रिलेटेड टेम्परेचर है लाइक हाइपरथर्मिया या हाइपोथर्मिया, मतलब आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा होता है या कम होता है, इसकी कंसेक्वेंसेस क्या होती है। ठीक है, और इसके अलावा हम रीड आउट करेंगे गैसेस लॉ के बारे में। अच्छा, तो गैसेस लॉ क्यों ज़रूरी है। ठीक है, गैसेस लॉ इसीलिए ज़रूरी है कि हम रीड आउट करेंगे। आप लोग ये सोच रहे हो कि गैस लॉ का एनेस्थीसिया में क्या रोल है। ठीक है, तो जब आप क्लिनिकल वर्क पे किसी हॉस्पिटल में जाते हो और वहाँ किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हो, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनेस्थेटिक्स एजेंट्स या ड्रग्स इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती है, एंडोवेनस एनेस्थेटिक्स एजेंट्स होती है। ठीक है, जो कि हम वेन में लगाते हैं, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स होती है जो कि हम थ्रू आपकी नोज या रेस्पिरेशन के जरिए देते हैं, वो होते हैं। ठीक है, लाइक हमारे पास ऑक्सीजन जो कि मेन कंपोनेंट है वो अवेलेबल होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी पहले यूज होता था। ठीक है, ये चीज़ें हमारे साथ होती है, और इसके अलावा एक और टाइप ऑफ इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स एजेंट्स होती है जो कि हमारे पास लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होती है। हम उस लिक्विड फॉर्म एनेस्थेटिक्स एजेंट्स को, जिसके नेम आइसोक्लोरेन, सिवोक्लोरेन, डिस्क्लोरेन, हेलोपेन, इम्क्लोरेन, डिफरेंट टाइप्स है। ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज एजेंट जो है वो है हमारे पास सिवोक्लोरेन, आइसोक्लोरेन। डिस्क्लोरेन भी इंटरनेशनल लेवल पे अवेलेबल है लेकिन यहाँ नहीं है। ठीक है, तो हम इसकी इन इनहेलेशनल एजेंट्स की और ये गैसेस जो हम
एनेस्थीसिया में यूज करते हैं इसको इंटर रिलेट करेंगे विद गैसेस लॉ और गैसेस लॉ को इंटर रिलेट करेंगे विद द इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट और गैसेस। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस। ठीक है, तो हम इस पे भी फोकस करेंगे कि काइनेटिक थ्योरी क्या है और इसका इंटरकनेक्शंस विद द एनेस्थीसिया हमारे पास क्या आता है, ये भी हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट गैसेस यूज होते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस की। ठीक है, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड और आपके पास डिफरेंट गैसेस, एंटोनॉक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेटिक या गैसेस अवेलेबल होती है। तो इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे कलर कोडिंग है। ठीक है, लाइक ऑक्सीजन का क्या कलर कोड है वो हम रीड आउट करेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड का क्या कलर कोड है। ठीक है, या हमारे पास एंटोनॉक्स का क्या है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है वो हम रीड आउट करेंगे। इसके अलावा फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है सिलेंडर्स। ठीक है, तो सिलेंडर्स इंटरनेशनल लेवल पे लिमिटेड बेस पे यूज होती है, सिर्फ आपके पास एनेस्थीसिया मशीन के साथ अटैच होता है। ठीक है, और हमारे इधर लोकल लेवल पे ज़्यादातर पर जिन हॉस्पिटल के पास मतलब पाइपलाइन सिस्टम्स नहीं होता, सेंट्रल पाइपलाइन सिस्टम, तो इनके लिए सिलेंडर ज़्यादातर पर यूज होती है। ठीक है, तो हम उन सिलेंडर्स के बारे में बात करेंगे कि कौन से सिलेंडर्स हैं और सिलेंडर्स के टाइप्स क्या है और हमारे पास इनके साइजेस क्या है, वो भी हम रीड आउट करेंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा है वो है मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है गवर्नमेंट सेटअप में भी है, लाइक टर्शरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स लाइक LRH और KTH है, HMC है, और प्राइवेट सेटअप में ये मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम हमारे पास RMI फेस्ट अवेलेबल है। KPK की बात करें तो फिर हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एयर कंप्रेसर। ठीक है, कि एयर कंप्रेसर क्या है और इसका एनेस्थीसिया में क्या रूल है वो भी हम इंशाल्लाह ताला रीड आउट करेंगे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, तो इसके बारे में भी इंशाल्लाह ताला हम अलहदा लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन ये लेक्चर हमने इसीलिए बनाया है ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारे पास इस सब्जेक्ट में कौन कौन से कंटेंट है। ठीक है, तो हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में भी बात करेंगे और इसके अलावा गैस एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइसेस हमारे पास होती है। ठीक है, तो वो डिवाइसेस जिसके जरिए हम गैस एडमिनिस्ट्रेट करते हैं पेशेंट्स को, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनुलास होती है, ऑक्सीजन कैनुला, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास्क होती है, तो उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह ताला वो भी हम स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑक्सीजन थेरेपी। तो ये मोस्टली हमारे पास जो होता है ICU में होता है ऑक्सीजन थेरेपी, लेकिन वी मस्ट नो अबाउट द ऑक्सीजन थेरेपी कि हमारे पास इसके सेक्शंस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ऑक्सीजन थेरेपी क्या है और इसमें कौन कौन से गैसेस यूज होती है और कौन कौन से डिवाइसेस या इक्विपमेंट्स यूज होती है वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज ह्यूमिडिफिकेशन। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे कि ह्यूमिडिफिकेशन क्या है और एनेस्थीसिया में इसका रोल क्या है। और इसके अलावा हमारे पास होता है एरोसोल स्प्रे। तो व्हाट इज एरोसोल स्प्रे, इसके बारे में भी बात करेंगे। एरोसोल स्प्रे का हमारे पास एनेस्थीसिया में क्या एप्लीकेशंस है और कौन सी एजेंट्स है जो कि एरोसोल स्प्रे में अवेलेबल है और हम एनेस्थीसिया में यूज करते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये हमारे पास आती है इनहेलेशनल डायनामिक्स ऑफ इनहेलेशनल एनेस्थीसिया। ठीक है, जो हम पेशेंट्स को एनेस्थीसिया देते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स होती है। आप उनको मतलब इनहेलेशनल डेज भी एनेस्थेटाइज कर सकते हो और आप पेशेंट्स को जो है इंट्रावीनस लाइन या उसकी वेन में
एनेस्थेटिक्स एजेंट्स इंजेक्ट करके भी एनेस्थीसिया दे सकते हो, या आप लोकली स्किन भी इनफिल्ट्रेट कर सकते हो। तो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ फोकस करेंगे सिर्फ इनहेलेशनल एनेस्थीसिया का, और इसका डायनामिक्स क्या होते हैं, कौन कौन से फेजेस होते हैं, और कैसे हम इसको जो है डिलीवर कर देते हैं, ठीक है, या इंड्यूस कर देते हैं पेशेंट्स को। तो हम इसकी भी बात करेंगे। और ये एनेस्थेटिक्स एजेंट्स ट्रांसफर कैसे होती है फ्रॉम द एनेस्थीसिया मशीन टू द पेशेंट्स। आपकी मशीन से पेशेंट में हमारे पास ये कैसे ट्रांसफर्स होती है, तो हम इसके ट्रांसफर्स की भी स्टेप वाइज बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मेजरिंग प्रोसेस, जो हमारे पास ऑक्सीजन है या नाइट्रस ऑक्साइड है या एयर है, इसका फ्लो कैसे होता है, वो सिस्टम भी हम इंशाल्लाह आएगा। इसके अलावा हमारे पास होता है हाइपोबैरिक स्टेट एंड हाइपरबैरिक स्टेट। इसके बारे में भी हम एक अलहदा लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे, और एज वेल एज आपकी क्लिनिकल एप्लीकेशंस पे, जो कि आप मतलब पेशेंट्स को इंट्यूबेट कर देते हो, तो आपका फ्लो इंट्राट्यूबुलर ट्यूब में कैसे जाता है, या आपके सर्किट में टर्बुलेंसी है या लेमिनार फ्लो है, ठीक है। तो इसकी भी हम एनेस्थेटिक एप्लीकेबिलिटी बेस पे बात करेंगे कि इसका क्या या कैसे होता है, और इसके क्या बेनिफिट्स है या मेरिट्स है या डीमेरिट्स है, वो भी हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टॉपिक आता है, वो है डाल्टन। तो इसके अलावा हम डाल्टन लॉ को कोरिलेट करेंगे विद द एनेस्थीसिया, और एनेस्थीसिया में डाल्टन लॉ का क्या एप्लीकेबिलिटी है और कैसा ये यूज होता है, या ये सिर्फ हमारे पास फिजिक्स या केमिस्ट्री में एप्लीकेबल है, ठीक है, या एनेस्थीसिया में कौन कौन सी चीज़ों में ये एप्लीकेबल है, तो हम इसको भी इंटरलेट करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इनहेलेशन एनेस्थीसिया में मिनिमम लिनियर कंसंट्रेशंस में, जिसको हम मेक भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके साथ आपका बार बार वास्ता पड़ता है जब आप ऑपरेशन थिएटर में होते हो और आप एनेस्थीसिया देते हो, तो आपके पास एक डिवाइस होता है जिसे कहते हैं वेपोराइजर, ठीक है। उस वेपोराइजर में आपके पास डिफरेंट इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स एजेंट्स होती है, वो आप लिक्विड फॉर्म में उसमें डालते हो, फिल आउट करते हो, और फिर वही वेपोराइजर आपकी इन इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स एजेंट्स को वेपर फॉर्म में चेंज करके फिर आपकी एनेस्थीसिया सर्किट के जरिए पेशेंट्स को डिलीवर होता है, ठीक है। तो उसका क्या रोल है और ये क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो हर एक एजेंट्स का अपना डिफरेंट मैक होता है, ठीक है, उसी बेस पे आप डिलीवर करेंगे कि हर एक का अपना मैक होता है। तो हम मैक के बारे में भी इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे कि मैक क्या है और कौन कौन से एजेंट्स है, ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन या मिनिमम लिनियर लेवल का क्या कॉन्सेप्ट है, वो सब कुछ हम इसके साथ, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ेंगे, हीट वेपोराइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, हीट वेपोराइजेशंस मोस्टली हमारे पास जो है इट कैन बी कनेक्टेड विद द मिनिमम लिनियर कंसंट्रेशंस, कि आपकी क्या है वो इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स एजेंट्स वेपोराइजर में कैसे जो है ये हीट के जरिए वेपोराइज होती है, ठीक है, और कैसे ये हमारे पास वेपोराइज फॉर्म में आते हैं और फिर पेशेंट्स को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमोथोरिक्स। तो हम न्यूमोथोरिक्स के बारे में भी इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे कि न्यूमोथोरिक्स क्या है और इसका एनेस्थीसिया में मतलब क्या मैनेजमेंट है, और हम कैसे इसको फिजिक्स के साथ रिलेट करेंगे, पॉजिटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर, ये सब कुछ हम डिटेल से पढ़ेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन अदर ईयर एम्बोलिज्म्स, ठीक है, तो हम ईयर एम्बोलिज्म्स को भी डिटेल से पढ़ेंगे। What is ear embolisms? What is the complication of ear embolisms? How it can be induced to the patients? Which agents or which equipment will be responsible, or which
पेशेंट सब पोजीशन इज रिस्पॉन्सिबल टू इंड्यूस द हियरिंग वॉल्यूम्स। तो हम इन चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे। और इसके अलावा हमारे पास आता है ये स्क्वायर रूट, ठीक है, हमारे पास है स्क्वायर रूट और एनेस्थेटिक अपटेक, ठीक है। तो इसको ऑलरेडी हमने जो है इंशाल्लाह ताला डिस्कस किया हुआ होगा। ऑलरेडी बहुत से टॉपिक्स है, इसका नेक में भी काफ़ी जो है काम है। और इसके अलावा इसमें भी इसमें भी इसका काम है और इसमें भी है। तो हम इस टॉपिक को इन टॉपिक में इंशाल्लाह ताला, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है एनेस्थीसिया मशीन, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट थिंग। जब भी आप किसी ऑपरेशन थिएटर में जाते हो तो आपका सबसे पहला जो वास्ता होता है वो होता है आपका एनेस्थीसिया मशीन के साथ, ठीक है। और इसके डिफरेंट टाइप्स और मॉडल्स होते हैं, एडवांस भी होते हैं और हमारे पास जो है एडवांस हॉस्पिटल में हाई लेवल की एनेस्थीसिया मशीन्स होती है। तो हम एनेस्थीसिया मशीन्स के बारे में डिटेल के साथ, एनेस्थीसिया मशीन्स क्या है, इसके डिफरेंट डायग्राम्स पढ़ेंगे, ठीक है। टोटल वर्क स्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके साथ आपकी इंहलेशन एनेस्थेटिक्स एजेंट्स की पाइपलाइन या सिलेंडर कहाँ अटैच होता है, इक्वलाइजर कहाँ होता है, फ्लोमीटर कहाँ होता है, आपका सोडा लाइन कहाँ होता है, ठीक है। और इसकी जो हमारे पास बेलोज या वेंटिलेटर कहाँ होता है और सर्किट कहाँ अटैच होता है और सर्किट पेशेंट के पास कैसे अटैच होता है, ये सब कुछ चीज़ें हम एनेस्थीसिया मशीन वर्क स्टेशंस के बारे में लेक्चर होगा इसके बारे में और बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा टर्बुलेंट फ्लो क्या है वो भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। व्हाट इज रीब्रीथिंग एंड व्हाट इज द क्लिनिकल इफेक्ट्स ऑफ रीब्रीथिंग ऑन द पेशेंट, तो हम इसको भी कवर करेंगे। रेगुलेशंस हमारे पास क्या है या लीक क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है हम पढ़ेंगे। लेकिन ये जो टर्बुलेंट फ्लो है और आपका डाइल्यूशंस, रीब्रीथिंग और लीक, ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरी टॉपिक्स के अंदर कवर हो, ठीक है। इनके अलग-अलग लेक्चर्स नहीं होते, अलबत्ता इसके डिफरेंट स्लाइड जरूर होंगे लेकिन अलग-अलग लेक्चर नहीं होगा। इनको हम कवर करेंगे इन द अदर लेक्चर्स, ठीक है। और इसके अलावा वी विल टॉक अबाउट ह्यूमिडिटी, ठीक है। हम ह्यूमिडिटी के बारे में भी रीड आउट करेंगे। ह्यूमिडिटी क्या है और इसका एनेस्थेटिक एजेंट्स और पेशेंट्स पे क्या इफेक्ट है और फिजिक्स में इसका क्या रोल है, ठीक है। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज जो है हमारे पास वो है सेकंड गेज इफेक्ट, ठीक है। ये सेकंड गेज इफेक्ट क्या है, तो इससे ज़रूर एमसीक्यूज आता है, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी हम इंशाअल्लाह कवर करेंगे कि सेकंड गेज इफेक्ट क्या है। अच्छा, दिस इज द लास्ट कोर्स कंटेंट फिजिक्स रिलेटेड टू एनेस्थीसिया। लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है, प्रिंसिपल्स ऑफ डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, ये चीज़ें मोस्टली कवर नहीं होती एग्जाम में। अलबत्ता ये बेस्ड केस एवोकेशंस जो है ये कभी कभार और होता है। मैकेनिकल डेड स्पेस भी हम पढ़ेंगे, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। और इसके अलावा ऑक्सीजन प्यूरिफिकेशन डिटेक्टर डिवाइसेस, आपके पास जो ऑक्सीजन आता है एनेस्थीसिया मशीन या ऑपरेशन थिएटर में आता है और फिर आपकी एनेस्थीसिया मशीन से अटैच होता है और फिर आपके एनेस्थीसिया मशीन का सर्किट पेशेंट के साथ अटैच होता है, तो हाउ यू विल नो अबाउट द प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन, कि आपका ऑक्सीजन प्योर है कि नहीं। तो इसके लिए डिटेक्टर्स डिवाइसेस होते हैं जो कि कंफर्म करते हैं कि इज योर ऑक्सीजन इज प्योर और नॉट, तो वो भी हम इंशाअल्लाह कवर करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास आपकी कोर्स करिकुलम और इसकी कोर्स कंटेंट, ठीक है। और जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू पे इम्पोर्टेंस है वो मैंने बोल्ड की हुई, ठीक है, ठीक है। तो हम इस पे ज़्यादा तौर पर फोकस करेंगे और टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है सबसे पहले उनको कवर करेंगे, फिर दूसरे टॉपिक्स को कवर करेंगे। अच्छा,
ये हो गई आपकी कोर्स कंटेंट, ठीक है। कोर्स कंटेंट आपकी हो गई, लेकिन आप इस कोर्स के लिए प्रिपेयर कैसे करोगे, ठीक है। मतलब आपकी प्रिपरेशन कैसे होगी। आप अगर कल एग्जाम के लिए बैठते हो तो कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से रिसोर्सेज या मटीरियल्स या बुक्स या पावर पॉइंट स्लाइड्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप वो रीड आउट करें, मेमोराइज करें, ताकि आप फिर MCQs के लिए रेडी हो, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें होगी जो कि इम्पोर्टेंट आपके लिए होगी। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दीस। सबसे पहले तो आपके पास अगर आप KNU में एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास KNU की PPT मतलब पावर पॉइंट स्लाइड्स होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास KNU की PPTs होनी चाहिए। वहाँ वो लोग क्या पढ़ रहे हैं हमारे पास वो भी होनी चाहिए, इसकी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, ठीक है। तो कि वहाँ वो लोग क्या फॉलो करते हैं हमारे पास वो जरूर, ठीक है। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी कम्युनिकेशंस KNU में किसी भी फ्रेंड के साथ बनाएं ताकि आपको वहाँ के स्लाइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन। और मैं भी आपके लिए कोशिश करूँगा कि वो सब मटेरियल गेन करूँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपके पास KNU की PPTs होगी, ये हो तो PPTs की बात होगी, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कौन कौन से बुक्स है जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास एटकनहेड बुक होना चाहिए। उसमें सिर्फ एक चैप्टर वो आपके पास होना चाहिए और वो चैप्टर जरूर रीड आउट करना चाहिए, ठीक है। एटकनहेड टेक्स्ट बुक ऑफ एनेस्थीसिया, ठीक है। इंग्लैंड वालों ने लिखा है तो वो आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा मेरे पास एक और बुक है, फिजिक्स फॉर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, शॉर्ट बुक है, वो भी मैं आप लोग के साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगा, तो वो भी रीड आउट करना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास KNU की स्लाइड्स होनी चाहिए। एटकनहेड बुक का फिजिक्स का जो चैप्टर है वो आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये ऑलरेडी KNU में मतलब टीच हो गई है, तो आपको इस पर ज़्यादातर फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला यू विल बी एबल टू बी सक्सीड इन योर एग्जाम इंशाल्लाह ताला, ठीक है। कोई भी मसला हो या कोई भी कंफ्यूजन हो तो मैंने आपकी CR के साथ कांटेक्ट किया है और उसके साथ मैंने ये डिस्कशंस भी किया हुआ है कि अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम इसके लिए एक शॉर्ट व्हाट्सएप डिस्कशन चैट इंशाल्लाह अरेंज करेंगे। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम, अगर ना हो तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। और किसी को कोई भी मसला हो, यू आर वेलकम, एनी टाइम आप पूछ सकते हैं। आपको कोई मटीरियल चाहिए तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं अवेलेबल कर दूंगा, ठीक है। कोई इशू नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास एंड नेक्स्ट टॉपिक विल बी शेयर विद योर CR इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।